ये हमारी कहानी सीरीज़ है। यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है उसका यूनिट 7 है, उसका नाम है कहानी। इसमें कहानी में आज हम पढ़ने वाले हैं कानों में कंगना। 1913 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। इसमें मुख्य रूप से जो एग्ज़ाम में हमारा प्रश्न पूछता है वो इन्हीं 4 चीज़ों से पूछता है। ठीक, एक है लेखक का परिचय, दूसरा मूल कहानी, तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चौथा आलोचक का कथन। इन्हीं 4 चीज़ों से यह प्रश्न पूछता है एग्ज़ाम में। और यह हमारा टाइम टेबल जो हमने बनाया था, ये हमारी 5वीं कहानी है। कानों में कंगना, 7/8/2025 की आज तारीख है, आज यह वीडियो बन रहा। ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारा बनेगा, मतलब जो नेक्स्ट कहानी हम पढ़ेंगे वो है उसने कहा था, और ये होगा 20/8/2025। इतने दिन का गैप इसलिए क्योंकि बीच में हमारा फाइनल एग्ज़ाम है 10 से लेके 19 तारीख तक, तो वीडियोस नहीं आएंगे। और एक चीज़ और कि ये जो हमारा शेड्यूल है वो कहानी के प्रकाशन के आधार पर है। अगर आपने पिछला वीडियो या 5 वीडियो नहीं देखा दुनिया के अनमोल रत्न का, तो आप देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं। इसमें लेखक लेखक कौन है? तो लेखक का नाम है राधिका रमन सिंह। प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। और ये इसको तो आपको याद रखना ही है एकदम। को किस पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई थी? तो ये इंदु पत्रिका में कहानी प्रकाशित हुई थी। और कौन से कहानी संग्रह था? तो कहानी संग्रह का नाम था कुसुमांजलि। कुसुमांजलि कहानी संग्रह में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। अब लेखक का परिचय। लेखक का नाम राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, यह लेखक का पूरा नाम है। जन्म कब हुआ? तो 10 दिसंबर 1880 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु इनकी हो गई थी 24 मार्च 1971 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। पिता का नाम क्या था इनका? राजा राज राजेश्वरी सिंह। जन्म स्थान शाहाबाद बिहार, जो वर्तमान का आरा कहा जाता है। 1907 में आरा स्कूल के आरा स्कूल से इंटर पास किए थे। 1920 में अंग्रेज सरकार ने राधिका रमन प्रसाद सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की। ठीक है। कब इनको राजा की उपाधि प्रदान की गई? तो 1920 में। इसीलिए इनका पूरा नाम है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। और ये आरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। और इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है चुंबन चाटा। ये 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और प्रमुख पात्र इस कहानी का कौन कौन सा है? तो एक है किरण। ठीक है ना, एक किरण होती है। उसके बाद उसके पिता का नाम है योगेश्वर। और एक होता है नरेंद्र। किरण नरेंद्र जो होता है वह किरण से प्रेम करता है। ठीक है। किरण भी उसको पसंद करने लगती है। फिर दोनों विवाह कर लेते हैं। फिर अंत में जाकर कहानी एक त्रासदीपूर्ण तरीके से किरण की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। फिर एक है मोहन, ये नरेंद्र का दोस्त होता है। एक होता है किन्नरी। यह है किन्नरी। किन्नरी के साथ नरेंद्र के नाजायज संबंध बन जाते हैं। एक है गौण पात्र। इसे गौण पात्र कौन कौन सा आता है? तो नूरजहां है, शाहजहां है। ये 1-2 बार कहानी में इसका जिक्र है इन पात्रों का। उसके बाद यहाँ से कहानी शुरू होती है। कहानी का ये पहला अंक है। पहला अंक कहानी का प्रारंभ इस तरह से है। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? यह पूछता है नरेंद्र। क्या पूछता है? किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसने कानों से चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। क्या कहा? कंगना। अरे, कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगना कानों को घेरे बैठे थे। वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि कानों में कंगना क्यों पहनूं। वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि सचमुच 2 कंगना कानों को घेरे बैठे हैं। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भूरी थी। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा है।
इस विषय में। किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं। मतलब कि प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित किया गया है किसको? किरण को। अब आगे बढ़ते हैं। जगत वायु इन्हें छूती नहीं, यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे, जब समय आया तब अपनी माँ के गोद में झर पड़े। आकाश स्वच्छ था। आकाश कैसा था? अभी तक यहाँ किरण का परिचय ही दिया जा रहा है, ठीक है ना। और आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे, संध्या ही हो चली थी, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से दिखाई दे रहे थे। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे, ठीक है। किसे एक टक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी। वहां हमारे बाद क्या हो रहा है, इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं, जो हो उसकी भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था। आकाश के तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। यहाँ किरण की आंखों की तुलना किससे की गई है? आकाश के तारों के साथ। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह स्पंदन, स्पंदन मतलब इंग्लिश में कहें तो वाइब्रेशन, स्पंदन निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप ही आप अपनी अंतर लहरी में मस्त है। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगड़ अंतर में डूब कर थाह ले। मैं रसाल की डाली, किसकी डाली? मैं रसाल की डाली थाम कर पास ही खड़ा था। कौन? नरेंद्र। वह बालों को हटाकर कंगना दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतरी किले को तोड़ डाला, नूरजहां ने आंचल से, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब माखन चुराने वाले मतलब भगवान कृष्ण की बात हो रही है, ने गोपियों के सर के मटके, जो मटके लेकर वो चलती थी, उसको तोड़कर उनके हृदय में अपनी जगह बना ली, तो नूरजहां ने आंचल से कबूतर को उठाकर शहंशाह के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी। फिर नदी के नारे बसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अरूप बालिका की यह सरल सिंह भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों ना दौड़े। इस कहानी में थोड़ा बहुत ज़्यादा कठिन शब्द है, तो हल्का मैनेज करके चलना होगा। हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि उस सभी शब्दों को, बारीकियों को थोड़ा एक्सप्लेन करके। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती जाती थी। अब कभी आम के टोकरी से आंचल भर लाती, किसके टोकरी से? आम के टोकरी से कभी आंचल भर लाती, कभी मैलसिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी
ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनौली लता मंदार माला से कभी मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कचाल जाने में, हाथों से कंगन भूल कर कानों में पहनने में मधुरी माधुरी है। 2 टके के कंगन में इतनी शक्ति है। गोपियों को भी स्वप्न में भी नहीं गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी। मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक ना भूलेगी। यही भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगीश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। वही विस्मय था, मतलब कि जब उसका कान हाथों में कंगना वो पहनाने लगा, तब वो बोलता है कि मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा। यह उसके भीतर तक बैठ गई है। अब यहाँ से दूसरा अंक प्रारंभ होता है। एक दिन था कि इस दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। मतलब यहाँ तपस्या करने का बात कर रहा। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्ष से के साये में 2 घड़ी धाम निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिसे पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी। वहां के निवासियों ने कभी अमरतरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी की छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी, नंदोपवन का सानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदनोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इस भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। शत शत देवांगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दे। ऐसे कुटीर नहीं जिसके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीष नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म शिक्षा दें। यदि 1-2 भूले भटके हों भी तो अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन्माया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देंगे? भव सागर की जल तरंगों पर छिद्र होना कब संभव है? ऋषिकेश की कहाँ पे? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। सुंदर नहीं, अपरूप सुंदर है वह प्रमोद वन के विशाल निकुंजों जैसे सुंदर नहीं, वरंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहीं चिकनी चांदनी में बैठकर कनन घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के
कुल पर पहुँचती है, कभी जीव जगत की एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इस वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। कौन रहता था भाई? इस वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगेश्वर योगीश्वर ही थे, यद्यपि वह भूतल पर ही रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजाला करती फिरती थी। वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा है। मैं ही वहाँ इस लोग का प्रतिनिधि यहाँ लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्यराज में खींच, यहाँ मृत्यु भी हो सकता है, मर्त्यराज में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ लो। नरेंद्र का पिता कहते हैं कि जाओ योगीश्वर के यहाँ, उसके धर्म ग्रंथ पढ़ लो अपने धर्म के। योगीश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे। योगीश्वर और बाबा मतलब कि नरेंद्र का जो पिता था वो लड़कपन बचपन से वो लोग साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उसकी लड़की थी। इस कुटीर में एक वही दीपक थी जिस दिन की घटना में लिख आया हूँ। उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, क्या क्या लेके गया भाई? एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं, किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। ठीक है ना? क्या क्या ले गया? एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं और किरण के लिए 2 कंगना। आचार्य कनक कंगन ले गया, आचार्य के निकट रख दिया। योगीश्वर योगीश्वर ने सब लौटा दिया। लोग योगीश्वर बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए। केवल कंगन को किरण उठा ले गई। किरण क्या करती है? वो कंगन को उठाकर लेकर चली जाती है। वह क्या समझकर चुप रह गए? वह क्या समझकर चुप रह गए? मतलब कि योगीश्वर क्या समझकर चुप रह गए? समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, यह धर्म ग्रंथ पढ़ने गया था, अब वहां से वो का मुंह धर्म ग्रंथ से हट के किरण पे लग जाता है। उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। किससे मिलने गया? योगीश्वर से। वह किरण के पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। वो किरण को पास बिठाकर कुछ पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधे पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले। क्या बोले योगीश्वर? कि नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। इतना कहकर योगीश्वर किरण को नरेंद्र के हवाले करके चले जाते हैं। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कानों पर 2 बूंदें निकल कर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन सब पर बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली।
हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वनफूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? तीसरा, ककड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हो, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा में से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यह अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत की जटिल बंधन पाश, कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलौकिक भोलापन, वह निस्वर्ग उच्छ्वास। हाथों हाथ लुट गए। उस वनफूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले? मलवायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो? जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर, सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की कमरधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब भी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतियां की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली मधुरिया तीव्र मदिरा के नशे में मारे मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपने प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता और बाजार से दौड़कर कटकी गहने व विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल बदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाज दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े? यों ही साल 2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वही किन्नरी से आंखें मिली। किससे आंखें मिली? तो किन्नरी से आंखें मिली। आंखें मिली क्या, लीन हो गई। ठीक है, आंखें मिली क्या, आंखें लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलने के लिए और क्या चाहिए? किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। किन्नरी वो सोच रहा किन्नरी नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुरस्त था। एक लपट जो लगती किसी नशा सी चढ़ जाती।
यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया, आंखें मिलती मिलती मिल गईं, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था, इतने दिन की धर्म शिक्षा, सतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रतिप्त वासना कुंड में भस्म होने लगी। अभी तक जो वो कमाया था, अपना गरिमा मान सम्मान सब खो देता है। अग्नि और भी बढ़ती गई, किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा, मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए। कितने महीने कट गए भाई? 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार और कटिक कर्णफूल सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलकत अल रंजित चरणों में रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती, जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन की संगी था, वह हाथों हाथ पराये हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगी। दिन भर बहाने, ये याद रखना है कि दिन भर बहाने की माला गूंथ गूंथ कर किरण के गले में, और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में ये डाल दिया करता था। ठीक। एक दिन सारी बातें खुल गईं। एक दिन सारी बातें खुल गईं। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न था, मेरी आंखों में दया न थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी, चांदनी मेघों से आंख मूंद मूंदोवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी, तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे, इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी, न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टांग कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो, हाय। मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटा। घर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तब फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा, सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाला था। अलमारी में क्या था? केवल मकड़े का जाला था। वो सब कुछ ले जाकर पहले ही दे चुका था। श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी। श्रृंगार बक्से में क्या था? एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा, पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्सहाय निस्पंदन लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था, और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे, कहीं जमीन के शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो।
आंखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, छीन कंठ की ककली थी। कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट उठाकर कहा, वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी छिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी, वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली, भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिय को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता, पर लोक से दृढ़ निकालूं ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ? अब परलोक से अपनी पत्नी को ढूंढ निकाले ऐसी शक्ति उस मानव में कहाँ? चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय, खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। कहानी तो थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बहुत अलबल लिख दिया है कहानी में। कहानी को सीधा सीधा भी लिखा जा सकता था, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा दिया गया। खैर, कहानी का मूल भाव हम तो समझ गए हैं। मूल भाव क्या है? किरण है, नरेंद्र है, और नरेंद्र का अपने दोस्त के घर जाता है। वहाँ एक नाचने वाली आती है, किन्नरी, उससे उसका संबंध हो जाता है। फिर किरण को ये बात पता चल जाती है, तो उसको वो पछाड़ खा कर गिर जाती है, और नरेंद्र को तब भी समझ में नहीं आता। वो सब अपने घर का सारा गहना, सारा सब कुछ किन्नरी को ले कर जाकर दे देता है। और ले उसके बाद एक दिन जब कुछ नहीं बचता, तो वो आकर पूछता है, नरेंद्र आकर पूछता है किरण से। तो किरण कहती है कि देखो, ये कानों का कंगना, बस यही बचा है, जाकर उस तब वो उसको अपना गलती का एहसास होता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, किरण की मृत्यु हो जाती है। अब वस्तु क्या क्या है इसमें पूछा है, तो वह है पहला कंगना, फिर रसाल, एक पेड़ है, कबूतर, आम की टोकरी, मैलसिरी के फूल, बनौली लता, मंदार माला, हरिचंदन पेड़, पंचवटित, अमर तरु के फूल, मंदाकिनी की छाया, कदम की छैया, पारिजात के फूल। आलोचक के कथन क्या है भाई? आलोचक के कथन देखें तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, सूर्यपुरा के राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी हिंदी के अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अद्भुत अधिकार रखने वाले पुराने लेखक हैं। उनकी अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कानों में कंगना 1913 ईस्वी में इंदू में निकली थी। गोपाल राय, कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित भावुकतापूर्ण कहानी है। प्रकृति और नारी सौंदर्य का वर्णन कहानी को और भी यथार्थ से दूर ले जाता है। कानून में कंगन, कानून यहाँ हो गया, कानों में कंगन होगा। कानों में कंगन पहनने का तथ्य अपने विरोधाभास के कारण कौतूहल पैदा करता है, और वहीं
कहानी के अंत में करुणा का भाव भी व्यंजित करता है। ठीक है, ये गोपाल राय जी कहे हैं। अब कानों में कंगना में कुल कितने अंक है भाई? तो कुल 3 अंक हम लोग पढ़े हैं इसमें, तो कुल 3 अंक हैं। ठीक, यहाँ पर कहानी समाप्त होता है। अब हमारी क्लास शुरू होगी, नेक्स्ट क्लास होगी 20 तारीख को, 20 अगस्त 2025 को। अब नेक्स्ट क्लास कहानी उसने कहा था कहानी से हम आरंभ करेंगे और रेगुलर दिसंबर तक पूरा सिलेबस को हम जो भी हमारा जितना भी 10 यूनिट्स है 10 यूनिट्स को शेड्यूल के आधार पर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।